दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 426 नंबर का लेक्चर है। केवल और केवल दोस्तों भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो आज हमारा 96 नंबर का लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, 96 नंबर का लेक्चर है। बहुत जल्द दोस्तों हम भारत के भूगोल के कुल 100 लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको विश्व भूगोल में दोस्तों 100 लेक्चर अलग से दिया हुआ है, यानी संपूर्ण ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हम पहुंच चुके हैं अपने 196 नंबर के लेक्चर पर। और यहाँ पढ़ने का दोस्तों मजा ये है ना कि आपको सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़ने को मिलती है, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी में जो मैंने आज का टॉपिक चूज किया है, ये टॉपिक दोस्तों समुद्री जल और विद्युत ऊर्जा से संबंधित टॉपिक है। बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं परीक्षा में, कुछ मैं आपको स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है। जैसे पूछ देता कि अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। बहुत कम बच्चों को पता होगा, लेकिन आज की क्लास आप देखेंगे तो इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ये कहां पर स्थित है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर बना हुआ है, या भारत का पहला समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र दोस्तों कहां बनाया गया। आपको पता है समुद्र से उठने वाली जो लहरें होती है ना, उनसे भी बिजली पैदा हो जा रहा है, ठीक है। हवा से बिजली पैदा करना, सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करना, ठीक है, बायोगैस से, बाकी और जो एनर्जी है वो तो अपनी जगह ही है। यहाँ तक कि लहरों से भी बिजली बनाई जा रही है और उसके लिए भी दोस्तों संयंत्र बना हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में ऐसे ही खास सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप क्लास देखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,780 सवाल जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। एक एक सवाल पढ़ते पढ़ते जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे दोस्तों एक एक जीएस के सवाल को पढ़ते पढ़ते हम आपने 12,780 नंबर के सवाल को आज कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप एक मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। जो इंसान निःशुल्क इतना अच्छा पढ़ा सकता है उसके पेड कोर्स में कितना दम होगा, ये तो आप डेमो लेक्चर से, उसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डेमो देखो। आ जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री की अभी क्लास चल रही है, आप एक बार डेमो देखो। और भी विषय की क्लासेस हैं हमारे पास, एग्जाम वाइज भी हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एक मौका दीजिए, पढ़िए, फिर आपको अपने आप लगेगा कि नितिन सर के साथ तैयारी करना हमारे लिए सुलभ होगा, अच्छा होगा या नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सवालों को, तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रहा ओटेक। बहुत सारे बच्चे कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, सर ओटेक होता क्या है। मैं बताऊंगा अभी एक एक के बारे में डिटेल से। पहले आप पहला सवाल देखिए, कह रहा ओटेक का ऊर्जा विचार जो है सबसे पहले यह किसने दिया था। ऊर्जा विचार यह सबसे पहले किसने दिया था। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ओटेक ऊर्जा लिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ओटेक ऊर्जा का मतलब होता है दोस्तों समुद्री तरंगों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ठीक है। समुद्री तरंगों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ठीक है। होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ओटेक नाम देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां तक कि जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम प्राप्त करके उसको अपने तरीके से यूज करते हैं, उसी तरह से तरंगों से भी दोस्तों ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और सबसे पहले ये विचार दोस्तों किसने दिया था, तो ये विचार सबसे पहले 1881 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। देश का नाम भी याद रखें, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भाई जिसने दिया वो किस देश के निवासी थे, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उनका नाम था जैक्स डी आर्सोनवल, ठीक है। जैक्स डी आर्सोनवल, ठीक है। आर्सोनवल, जैक्स डी आर्सोनवल के द्वारा दोस्तों ये जानकारी दिया गया है कि कैसे समुद्री लहरों से या तरंगों से भी ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है और उसको अपने अनुकूल यूज किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों ओटेक। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। करा समुद्री सतह के जल व गहराई के जल के तापमानों के बीच भिन्नता का उपयोग किसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्ति में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। मान लीजिए ऐसे है समुद्र, ठीक है। ऐसे समुद्र है, ठीक है। ऐसे समुद्र है, ठीक है। मान लीजिए एक पल के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये समुद्र हो गया, ठीक है। एक और ले लीजिए लेयर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका समुद्र हो गया, ठीक है, या समुद्री जल हो गया, ठीक है। करा दोस्तों समुद्री सतह के जल। अब देखिए जो ऊपर का जल होगा ये सतह होगा, ठीक है। सतह का तापमान, ठीक है। आप सिंपल सी बताइए, जो ऊपर का टेम्परेचर है और जो पानी के अंदर का टेम्परेचर है, क्या दोनों बराबर होगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपसे कह रहा हूं समुद्र है, समुद्र के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो, और समुद्र के अंदर चले जाइए, गहराई में चले जाइए, वहां का टेम्परेचर, क्या दोनों में समानता होगा या भिन्नता। नहीं सर, भिन्नता होगा। क्यों, अरे सिंपल सी बात, ऊपर सूरज है, दिन के समय सूरज जब निकलेगा दोस्तों उसकी रोशनी पड़ेगी तो ऊपर वाला लेयर दोस्तों गर्म होगा, पानी हीट नहीं होगा।
होगा ना, लेकिन अंदर वाला लेयर वो तो धीरे धीरे हीट होगा। अगर उसका प्रभाव वहां तक पहुंचेगा प्रकाश का तब तो हीट होगा, नहीं तो नहीं हीट होगा। यानी एक बात तो तय है, भिन्नता तो होगी, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे जैसा मौसम हो, वो अंदर और बाहर के अगर हम डिफरेंस को देखेंगे तो कुछ ना कुछ भिन्नता आएगी। वही पूछ भी रहा है कि समुद्री सतह के जल व गहराई के जल, ठीक है, यहां क्या लिखा है, करा समुद्री सतह का जो जल है और जो गहराई का जल है, ठीक है, करा इसके तापमान में, इनके टेम्परेचर के बीच जो भिन्नता का उपयोग किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, उसी को तो हम ओटेक कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ओटेक। अब जो है आप परेशान हो रहे हैं कि सर हमें पहले बताइए ये जो ओटेक ओटेक आप कर रहे हैं, ये सर ओटेक होता क्या है, ठीक है। तो ओ माने हो जाता दोस्तों ओशियन, ओशियन किसे, ओशियन का मतलब क्या हो जाएगा, समुद्र। और टी माने हो जाता है दोस्तों थर्मल, ठीक है, टी मतलब क्या हो जाता है, थर्मल, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, थर्मल, ठीक है, थर्मल, ठीक है। तो याद रखेगा ओशियन थर्मल, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, ई मतलब हो जाता है एनर्जी, ठीक है, ई मतलब एनर्जी हो जाता है, और सी का मतलब क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या निकल के आता है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन, ठीक है। ओशियन थर्मल, ओशियन मतलब समुद्री, थर्मल मतलब तापमान, ठीक है, और एनर्जी कन्वर्जेशन मतलब एनर्जी कन्वर्जेशन मतलब क्या हो गया, यानी तापमान का बदलाव, जो एनर्जी है दोस्तों जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वही दोस्तों उसका उपयोग दोस्तों किस माध्यम, इस ओटेक का उपयोग किसमें किया जाता है, तो समुद्र के सतही जल और गहराई के जल के बीच दोस्तों भिन्नता को मापने के लिए ये इसका यूज करते हैं, ठीक है। अभी और आगे आप सवाल पढ़िए, धीरे धीरे एक एक सवाल जो है समझ में आने लगेगा। करा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार, ठीक है, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी दोस्तों ये कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये गोवा में स्थित है, गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल से आप गोवा याद रखिए, गोवा ज्यादा पूछता है। हाँ, कभी कभी दोस्तों इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी आपसे पूछ लेता है, तो क्षेत्रीय कार्यालय इसका कई जगह बना हुआ है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, यह दोस्तों कई जगह बना हुआ है। जैसे जैसे नंबर 1 पर दोस्तों मुंबई याद रखेगा, मुंबई में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। नंबर 2 पर दोस्तों कोच्चि याद रखेगा, वहां पे भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। पूरब साइड में जाएंगे तो विशाखापट्टनम है, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह सबसे गहरा, ठीक है, वहां पर भी दोस्तों इसका क्षेत्रीय कार्यालय। बाकी गोवा में तो दोस्तों मेन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, परीक्षा में ये सवाल आता रहता है, तो इसे भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, अगला सवाल दे रहा ओटेक, ओटेक ऊर्जा उत्पादन हेतु समुद्र के सतही जल का तापमान कितने सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। कर आपने पढ़ा कि हम समुद्र के लहरों से दोस्तों एनर्जी पैदा करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ खास कंडीशन होती, कुछ शर्तें होती। शर्त क्या होता सुनिएगा, कर ओटेक ऊर्जा उत्पादन हेतु, यानी लहरों से यदि आप ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं तो समुद्र का जो सतही जल है, जो ऊपरी हिस्सा है, उसका तापमान लगभग कितना होना चाहिए दोस्तों, तो लगभग जो होना चाहिए वो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना दोस्तों, 25 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का दोस्तों टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, तभी दोस्तों ऐसा होगा, ठीक है। ये आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये तो कंडीशन 1 है, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दोस्तों, इस शर्त आप याद रखेगा, यह क्या है दोस्तों, शर्त है, अगर आप पैदा करना चाहते हैं तो, ठीक है, शर्त है। और दूसरी कंडीशन है कि जो डिफरेंस होना चाहिए, जो डिफरेंस होना चाहिए किसके किसके में, याद रखेगा, जो आपने पीछे ऊपर पढ़ा था सतही और गहराई, ठीक है, सतही और गहराई के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी ऊपर का टेम्परेचर अगर 25 है तो अंदर का टेम्परेचर 5 होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का दोस्तों यहां पे डिफरेंस भी होना चाहिए, तभी दोस्तों आप ओटेक जो है ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। तब तो आप लहरों से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन होता है, जैसे देखिए पवन चक्की से ऊर्जा पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं भाई एकदम धीमा धीमा हवा चलेगा तो कैसे बताइए घूमेगी, हाँ, ठीक है। जल ऊर्जा आपने नाम सुना होगा कि बांध बनाकर जल को रोका जाता है और उसके बाद गिराया जाता है, तो उससे दोस्तों नीचे जो पंखी होती है, टरबाइन घूमता है, उससे बिजली पैदा होता है। अब एक बात बताइए, अगर फोर्स नहीं लगेगा, बहुत ऊंचाई से जल न गिराया जाए और जल बहुत धीरे धीरे गिरे रिस रिस कर, तो क्या टरबाइन घूमेगा? नहीं।
तो हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशन है, उसी तरह से यहां भी कंडीशन है। ठीक है, सोचने वाली बात है, केवल आप ध्यान से समझना चाहेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, कर अक्षय ऊर्जा दिवस यह कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। आप जनरली दिवस पढ़ते हैं लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते कि अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। आज के बाद दोस्तों आप याद रखेगा, हर साल 20 अगस्त को, कब? हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 20 अगस्त को, जिस मंथ में हम आजादी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 तारीख को, उसी महीने में अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो इसे आप ध्यान देंगे। ठीक है, और एक चीज और बताऊं आपको, अक्षय ऊर्जा दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। ठीक है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। ठीक है, ये दोस्तों इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो याद रखेगा, हर दिवस को किसी न किसी से जोड़ दिया गया है। उसी तरह से जो अक्षय ऊर्जा दिवस है, ये राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से जाना जाता है। तो ये तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि भारत का पहला समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र, ठीक है, भारत का पहला, मैंने आपसे कहा ना कि भारत में दोस्तों अब समुद्री तरंगों से बिजली पैदा की जा रही है, तो ही पूछ रहा है कि भारत का पहला समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र दोस्तों ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो कहां पूछेगा तो बताइएगा केरल में। सर केरल तो बहुत बड़ा राज्य है, तो केरल में एक जगह पड़ता है विझिंगम। कौन सा? विझिंगम। ठीक है, विझिंगम। ठीक है, विझिंगम। तो विझिंगम में ही दोस्तों ये अपना जो है लगाया गया है। और आज का नहीं, सबसे पहले दोस्तों इसे 1991 में लगाया गया था। ठीक है, 1991 में एक 150 किलोवाट का यहां एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है सर? देखिए, कोई बहुत बड़ी योजना को जब सरकार को लागू करना होता है तो पहले वो एक छोटे क्षेत्र पे लागू करके चेक करती है कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। जैसे आप एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट देते हैं। क्यों मॉक टेस्ट देते हैं? मॉक टेस्ट देना एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, आपके लिए, आप जैसा मॉक टेस्ट में जो है आपका रैंकिंग आएगा, जो आपकी स्थिति रहेगी, वैसा ही कुछ स्थिति दोस्तों आपके एग्जाम में रहेगा। तो ये होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले वार्षिक परीक्षाएं होती थी, जब छोटे छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, वार्षिक परीक्षाएं होती थी, तो वार्षिक परीक्षा से पहले तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षाएं होती थी ना, या फिर सेक्शनल टेस्ट होता था, अलग अलग तरीके का होता था। ठीक है, तो वो सब दोस्तों एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है। उसी तरह से एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझ विकसित कर पाओ। ठीक है, तो कोई सरकार जब बहुत बड़ी योजना लाने वाली होती तो उसको एक बैग नहीं ला देती। हो सकता है योजना फेल हो जाए, हो सकता है योजना में कुछ गड़बड़ी आ जाए, कोई न कोई चीज की कमी पड़ जाए, तो पहले उसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसी छोटे क्षेत्र पे लागू करती है और देखती सब सही है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। जब वहां सक्सेसफुल हो जाता है तब जो उसको ब्रॉड लेवल पे लागू किया जाता। तो वही स्टार्टिंग दोस्तों ही केरल विझंगम से किया गया था, विझिंगम से, उसे आप याद रखेंगे। 150 किलोवाट का यहां पर एक जो है प्लांट भी लगाया गया था उस दौरान। तो ये तथ्य आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, कर समुद्र का जल अक्षय ऊर्जा स्रोत है। समुद्र अक्षय ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं ना, अक्षय। देखिए यहां पर जो शब्द लिखा अक्षय, जरा इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। ठीक है, अक्षय का मतलब होता है बिना क्षय, बिना क्षय के, यानी अक्षय का मतलब क्या होता है अपने भाषा में आप समझिए। देखिए जहां जहां एनर्जी पैदा होती है ना, वहां क्षरण जरूर होता है, वो समाप्त जरूर हो सकती। जैसे पेट्रोलियम एक सीमित अवस्था में हमारे पास, कोयला सीमित अवस्था में, डीजल सीमित अवस्था में। ठीक है, लेकिन जैसे सूर्य का ऊर्जा, सौर ऊर्जा, क्या वो सीमित है? नहीं, वो सीमित नहीं, वो असीमित है। जब तक सूरज है तब तक हमारा जीवन है, जिस दिन सूरज गया उस दिन सब समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं भाई? सूरज चला गया तो भाई कैसे जनजीवन रहेगा? वो तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों वो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। हवा, पवन ऊर्जा, वो भी अक्षय ऊर्जा का स्रोत। उसी तरह से जो समुद्र का जल है, ये भी अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। और इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसे महासागरीय तापी ऊर्जा बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या बोल सकते हैं? देखिए नाम खाली आपसे पूछा है कि समुद्र का जल अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाए? ठीक है, अभी आपने पीछे पढ़ा ना ओटेक, तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल ये भी है। आगे कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए आप तो जानते हैं कि हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ फिक्स स्थान है जहां पर ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार मतलब लहरों का एक औसत अनुमान से ऊपर उठ जाना, भाटा मतलब लहरों का पीछे चला जाना। तो कह रहा है ज्वार ऊर्जा का जो प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों वो कौन सा है? तो याद रखेगा खंभात की खाड़ी। ठीक है,
ऐसे देखिए गुजरात है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ दोस्तों एक कच्छ की खाड़ी है, यह कच्छ की खाड़ी है, और नीचे की तरफ जो हिस्सा देखते हैं यह खंभात की खाड़ी है। ठीक है, यह क्या दोस्तों, यह आपके खंभात की खाड़ी है। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, खंभात की खाड़ी। तो इसमें इन दोनों में दोस्तों कौन सा क्षेत्र प्रमुख है, तो याद रखेगा ये जो खंभात की खाड़ी है दोस्तों, यह ज्वारी ऊर्जा के लिए दोस्तों बहुत फेमस है। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा के लिए, हालांकि दोनों हैं, लेकिन ज्वारी ऊर्जा के लिए फेमस दोस्तों खंभात की खाड़ी को माना जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि कच्छ वाला किस स्थान पे, हमको बड़ा परेशानी होता था पहले, लेकिन बाद में हमने याद कर लिया। हिंदी वर्णमाला में पहले क आता, बाद में ख आता है, तो ऊपर की तरफ कच्छ लिखेगा, क से कच्छ की खाड़ी, ख से खंभात की खाड़ी। तो जो ऊपर वाला एक गड्ढा बना हुआ है यहाँ कच्छ की खाड़ी है, और जो नीचे वाला दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। और आगे आ जाइए, करा भारत के किस राज्य में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना विद्यमान रहती दोस्तों, तो आप तो अच्छे से जान रहे हैं, गुजरात में। गुजरात से अच्छा कहां पर है बताइए, गुजरात से अच्छा यह संभावना आपको कहां मिलेगा। ठीक है, तो सबसे टॉप पर दोस्तों क्या है दोस्तों, खंभात की खाड़ी, ये तो नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, क्या बात कर रहे सर, पश्चिम बंगाल में भी ज्वारी ऊर्जा? हाँ, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन वाला क्षेत्र है, सुंदरवन डेल्टा वाला जो क्षेत्र दोस्तों, वहां पर भी तो समुद्र है, वहां पर भी दोस्तों ज्वारी ऊर्जा देखने को मिलता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जब यहाँ खंभात लिखे हैं ना, तो प्लस करके मैं तो कहता हूं कच्छ भी लिख लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कच्छ की खाड़ी में नहीं पैदा होता, दोनों जगह होता है, बस थोड़ा ज्यादा कम की बात होती है, तो खंभात में ज्यादा, कच्छ में थोड़ा सा कम हो जाता है। अब बाकी सुंदरवन डेल्टा तो दोस्तों आपको ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ स्थान है जहां पर ज्वारी ऊर्जा से दोस्तों क्या किया जाता है, बिजली पैदा की जाती है। ज्वारी ऊर्जा के क्षेत्र हैं, ये माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है, वहां है। करा भारत में सेल गैस के संसाधन, ठीक है, सेल गैस के संसाधन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? आपको पता है, हमारा देश जिस तरह से डीजल और पेट्रोल पर निर्भर है, उसी तरह से अब अमेरिका वगैरह चले जाएंगे तो बहुत आगे चले गए, वो सब सेल गैस पे वहां गाड़ियां चलती हैं। हाँ, वहां पर सेल गैस में गाड़ियां, इन्हें इस सेल गैस माने क्या होता है समझिएगा, इसे वनस्पति तेल के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, वनस्पति तेल की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब वनस्पतियों से दोस्तों यह तेल पैदा किया जाता है, ऐसे समझिएगा। करा भारत में सेल गैस के संसाधन जो है किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आपसे पूछ रहा है। तो भारत में भी है, कई जगह पे हैं, जैसे आप कावेरी बेसिन की बात कीजिए, नाम सुना होगा ना, कावेरी बेसिन मतलब कावेरी नदी घाटी की बात कर रहा है। ठीक है, या आप कृष्णा गोदावरी नदी घाटी की बात कीजिए, कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात कीजिए, कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात कीजिए, या कैम्ब्रे की खाड़ी सुना है ना, कैम्ब्रे, ठीक है, कैम्ब्रे की खाड़ी, ठीक है, कैम्ब्रे की खाड़ी बात कीजिए। ठीक है, यहां पर दोस्तों ये सेल गैस वाला मिल जाएगा। इसके अलावा जो गोंडवाना क्रम की जहां चट्टानें पाई जाती हैं या सैलें होती हैं, वहां भी रहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, गोंडवाना सैल की चट्टानें, ठीक है, सैल की चट्टानें जहां पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है, गोंडवाना सैल की, ठीक है, तो वहां पर भी दोस्तों पाया जाता है। बाकी अगर राज्य वाइज देख लेंगे तो बोकारो और झरिया वगैरह याद रखेंगे। ठीक है, अगर राज्य वाइज याद रखना है तो याद रखेगा, स्पेशली जो जगह वाइज पूछ दिया तो बोकारो हो गया, झरिया झारखंड हो गया, सब कहां है, ये सब दोस्तों झारखंड में है। तो वहां भी दोस्तों ये सेल गैस के संसाधन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, बहुत कम मात्रा में, इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं, प्रसिद्धि उतनी ज्यादा नहीं है भारत में। ठीक है, भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति की शुरुआत दोस्तों कहां से हुई थी? सबसे पहले बिजली की आपूर्ति की शुरुआत दोस्तों भारत में कहां से हुई है? तो ये लगा तो, लेकिन असफल हो गया था। ठीक है, ये बिजली आपूर्ति की शुरुआत ये 1897 ईस्वी में दोस्तों स्टार्ट किया गया था, दार्जिलिंग से दोस्तों शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों ये क्या हो गया था, बाद में असफल हो गया था, सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं सफलता मिले या न मिले, आपको याद तो रखना पड़ेगा ना। जैसे हम पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब हमला किया, तो 711 में, लेकिन वो हमला फेल हो गया था। ठीक है, वो सफल नहीं हुआ, सफल हमला 712 में किया है, लेकिन भाई शुरुआत तो 711 ही देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर है। दार्जिलिंग असम में पड़ता, असम कह रहे, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, असम मत कीजिएगा कभी, जिंदगी में गलती से मत बोलिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत दोस्तों, हाँ असम इसके नजदीक जरूर है, लेकिन असम से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है,
दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है और 1897 में पहली बार दोस्तों जो पहली बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई है वो दोस्तों यहीं से की गई थी। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। कह रहा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? सबसे ज्यादा बिजली दोस्तों कौन पैदा करता है? पहले भारत का बताइए दोस्तों। पहले चलिए यही बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा बिजली कौन पैदा करता है? तो चीन पैदा करता है, वहां जनसंख्या इतनी ज्यादा है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अमेरिका पैदा करता है। ठीक है, अब इसके बाद कहीं डाउट हो सकता है कि सर भारत कर ले क्या? बिल्कुल कर ले, नहीं कर लीजिए। ठीक है, भारत सर रूस उससे ज्यादा बिजली भारत पैदा करता है। जी हां, भारत दोस्तों विद्युत उत्पादन में आ गया तीसरे स्थान पर। ठीक है, भारत पूरे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है जो बिजली पैदा करता है। भाई जनसंख्या भी तो देखिए, जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलो बिजली पैदा करने में तीसरा स्थान तो है भारत का, तो इसको अपने दिमाग में रखेंगे। करा उत्पादन क्षमता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत गृह कौन सा है? खाली उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, भारत का नहीं पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत गृह दोस्तों कौन सा है? ये हरदुआगंज में स्थित है, अलीगढ़ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जो है बिजली घर है, बिजली नहीं घर नहीं प्लांट की बात कर रहा है। ठीक है, वो है दोस्तों हरदुआगंज। ठीक है, कौन सा है? हरदुआगंज। और हरदुआगंज किसके अंतर्गत आता है? ये आता है अलीगढ़ के अंतर्गत। ये उत्तर प्रदेश की जब बात होगी ना तब इसे बताइएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत घर है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसी तरह से एक सवाल और याद रखेगा, अयोध्या में दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लग रहा है। ठीक है, अयोध्या में ठीक है यूपी का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट दोस्तों यहां पे लगाया जा रहा है। इसे आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे। यूपी का सबसे बड़ा अभी अनाउंस हुआ, लगा नहीं, लगने वाला है, लेकिन अयोध्या में लगेगा, ये दोस्तों कंफर्म हो गया है। तो लगे हाथ, आप इसे भी याद रखिएगा। करा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यानी एनटीपीसी की बात कर रहा है। करा एनटीपीसी जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुआ था? जो दोस्तों हमारे यहां बिजली पैदा करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना किया गया था 1975 में। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना दोस्तों, एनटीपीसी की स्थापना नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, जो एनटीपीसी है इसको 1975 में जो है बनाया गया था, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए मुझे, अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है? उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा, ठीक है मैं लिख रहा हूं यहां पर, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बिजली उत्पादक जिला, सर्वाधिक बिजली उत्पादक, ठीक है, उत्पादक जिला। अगर ऐसा सवाल कभी बने तो क्या बताएंगे दोस्तों? तो बताएगा सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। अनबरा, ओबरा, अनपरा सब यहीं पे है ना, सब बिजलियां पैदा करती। सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला दोस्तों जिला है, तो इसे भी लगे हाथ आप ध्यान में रखेंगे। करा केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान। हम लोग का जीवन ना वही दलहन तिलहन और क्या क्या बोलते हैं गन्ना, इसी सब में दोस्तों समाप्त हो गया। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहां पर है, और यही सोच के हो सकता है आपके एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाएं। तो याद रखेगा दोस्तों, कभी भी आता है तो बताएगा बेंगलुरु में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में नहीं, सीधा दक्षिण भारत में है, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु दे सकता है, या अगर राज्य वाइज दिया दोस्तों तो तमिलनाडु दे सकता है। ठीक है, राज्य वाइज दिया तो तमिलनाडु दे सकता है, सिटी वाइज दिया तो बेंगलुरु दे सकता है, और हो सकता है गांव पूछ दे कौन सा पर्टिकुलर स्थान है, तब दोस्तों आप याद रखेगा कराईकुड़ी। कौन सा स्थान है? कराईकुड़ी। ठीक है, कराईकुड़ी जो स्थान है दोस्तों यहीं पर यह केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सीरीज थोड़ा सा दिमाग में आप अपने रखेंगे। अभी तक दोस्तों, हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी तक दोस्तों इस सीरीज में हमने आपको बहुत सारे विषय कवर करा दिए। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या मैंने पढ़ा दिया आपको। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पूरा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर दिया, मिडावल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कैसे पढ़ा है दोस्तों तो भी बता दे रहा हूं। 45 लेक्चर में आपको इसी सीरीज में जो आप आज 426 पढ़ रहे हैं, तो 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक में ये प्राचीन इतिहास पढ़ाया गया है।
उसी तरह 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया गया है। 92 से लेकर के 150 नंबर तक में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया गया है। इसी तरह से और आगे आप आएंगे तो भारत का संविधान पढ़ाया गया है। ठीक है, संविधान जो है दोस्तों 151 से लेकर के 230 तक में आएंगे। 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया है। उसके बाद जाकर दोस्तों विश्व का भूगोल पढ़ाया गया है। विश्व का भूगोल दोस्तों 231 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 231 से शुरू करके 330 तक पूरा 100 लेक्चर में मैंने आपको केवल विश्व का भूगोल पढ़ाया। अभी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। 331 नंबर से पढ़ना शुरू किए थे, 426 तक पहुंचे हैं। केवल 96 लेक्चर अभी हुआ हमारा। ठीक है, अभी समझ लीजिए कम से कम 10-12 लेक्चर और मैं आपको दूंगा, तब जाकर दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी विधिवत समाप्त होगी, डिटेल में दोस्तों समाप्त होगा। तो इतना बढ़िया से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए स्टडी 91 के इस सीरीज से अगर आप जुड़ेंगे तो पूरा जीएस आपका तैयार हो जाएगा, ये आप विश्वास मानो। जो आज की क्लास हो तो अपनी जगह ही, मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है। मुझे अगर छोड़ छोड़ के पढ़ाना होता ना तो कब का सारा विषय समाप्त हो गया होता। लेकिन इतना शोध करना पड़ता है, नए नए सवाल ढूंढना और पैटर्न ढूंढना मेन चीज है। ठीक है, आप क्लास पढ़ो तो आपको लगना चाहिए ना कि नितिन सर की क्लास पढ़ने से कुछ फायदा है। देखिए, आपको नहीं लगता है सवाल परीक्षा में आ सकता है? अभी आपने पढ़ा केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, पीछे आपने क्या पढ़ा था? पीछे आपने पढ़ा था केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, यही पढ़ा था ना। और आपने पढ़ा कि बंगलुरु में है। कहां पर है? बंगलुरु। बंगलुरु कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक है, ये ऐसे देखेंगे तो चले जाएंगे कर्नाटक। ठीक है, पहले आप ऐसे समझिएगा। करा कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है? बहुत ध्यान से पढ़ेगा। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है ये बताना है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों, और ये आपके हरियाणा में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? यह आपके हरियाणा में बना हुआ है। हरियाणा में कहां पर दोस्तों? तो याद रखिएगा फरीदाबाद में। ठीक है, ट्रेनिंग वाला जो है दोस्तों राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो है ये आपके फरीदाबाद में बना हुआ है और ये हरियाणा में है, तो इसको याद रखेंगे। करा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को हरित ऊर्जा की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, किसे हरित ऊर्जा कहा जाता है? हरित, जैसे देखिए हरा भरा पेड़ पौधा हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, उसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऊर्जा है जहां से पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और ऊर्जा के रूप में दोस्तों पैदा भी हो जाए। तो दोस्तों यह संज्ञा दिया जाता है जल ऊर्जा को। क्यों? क्योंकि दोस्तों जल ऊर्जा से ना कहीं कोई भी नुकसान नहीं होता है। क्या नुकसान होगा? क्या? अरे पानी को ऊपर से गिना है, टरबाइन घूम रही है। ठीक है, पंखा घूम रहा है, बिजली पैदा हो रही, कोई नुकसान नहीं। ठीक है भाई, अगर आप यही कोयला जला के बिजली पैदा करते तो कोयला जलाते तो धुआं तो जाता आसमान में ना, तो वायु प्रदूषण होता कि नहीं होता? ठीक है, तो जितना भी एनर्जी रिसोर्स है दोस्तों वहां किसी न किसी का प्रदूषण हो ही जाता है। लेकिन जल ऊर्जा या समुद्र ऊर्जा ये सब ऐसी चीज जहां एकदम से प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, इसमें बहुत कुछ आता है, जल ऊर्जा भी आता, सौर ऊर्जा भी आता, उससे भी कोई हानि नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे आए। करा जल विद्युत शक्ति स्थापन क्षमता या स्थापना क्षमता की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा दोस्तों यह जल विद्युत पैदा किया जाता है? तो नंबर 1 पर दोस्तों जो राज्य है वो कर्नाटक राज्य है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बिजली पैदा करता है वो कर्नाटक करता है। नंबर 2 पर दोस्तों जो राज्य आता है वो महाराष्ट्र आता है। जी हां, लोगों को नहीं पता होगा लेकिन महाराष्ट्र भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा जल विद्युत पैदा करता है। और तीसरे नंबर पे याद रखेंगे मध्य प्रदेश का नाम आता है। हाँ, मध्य प्रदेश को वैसे भी नदियों का राज्य कहा जाता है या फिर पहाड़ों का राज्य, वनों का राज्य सबसे ज्यादा यहां पर है। तो इस तरह से दोस्तों इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान जो है मध्य प्रदेश का रहता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। करा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को श्वेत कोयला की संज्ञा दिया जाता है? ठीक है, श्वेत कोयला। अच्छा, पीछे आपने पढ़ा था दोस्तों कि कपास को क्या कहते हैं? कपास को। ठीक है, तो कपास को दोस्तों सफेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कपास को सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। जबकि यहां मामला अलग है। यहां कह रहा किस प्रकार के ऊर्जा को श्वेत कोयला कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको
हरित ऊर्जा की संज्ञा दोस्तों बताया था कि हरित ऊर्जा की संज्ञा किसे दिया गया है, तो हरित ऊर्जा की संज्ञा जो है यह जल ऊर्जा को दिया गया है, यह बताया था। आपसे पूछ रहा कौन सा ऊर्जा का स्रोत को श्वेत कोयला कहा जाता दोस्तों, तो यह भी दोस्तों जल ऊर्जा को ही कहा जाता है, जल ऊर्जा को ही श्वेत कोयला। मैंने कहा ना कोई भी पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचती, इसीलिए दोस्तों ऐसा नाम दिया जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे एग्जाम टाइम में, जो कभी नहीं पढ़ा होता है वो कैसे गेस करेगा। एक बार तो कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा ना, एक बार जीवन में एक बार पढ़े रहेंगे तो हो सकता है परीक्षा टाइम में याद आ जाए, और जब कभी पढ़े ही नहीं रहेंगे तो लोगों के साथ यही होता है। लोग आपने पढ़ा होगा ना कहीं कोचिंग, अब ना खोलो ज्योग्राफी का नोट्स, देखो इस चैप्टर पे कभी चर्चा ही नहीं हुआ होगा, छोड़ देते हैं लोग। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लोग नहीं पढ़ाते। लोग क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ाना है, इससे मतलब है। ठीक है, करा पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड। देखिए पूर्वोत्तर की बात करा, पूर्वोत्तर मतलब समझ रहे हैं ना, उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत, जिधर दोस्तों सेवन सिस्टर्स हैं। क्या दोस्तों, जिधर वो सेवन सिस्टर्स वाले क्या है, सेवन सिस्टर स्टेट है दोस्तों, उसकी बात करा। यहां पर दोस्तों एक निपको बना हुआ है। क्या बना हुआ है, निपको। निपको नाम का एक संस्थान है दोस्तों। कर इस निपको की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो ऐसे तो देखेंगे यह स्थापना हुआ था 1976 में। मामला है कि निपको होता क्या है, तो निपको में जब आप लिखेंगे ना तो आपको मिलेगा NIPCO, यही मिलेगा ना। तो N माने हो जाता नॉर्थ, समझिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, N का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, नॉर्थ। और आपने क्या पढ़ा, वहां सीधे सीधे लिखा पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर में क्या हो जाएगा, दो शब्द आ रहा है पूर्व और उत्तर। तो जब नॉर्थ कर रहे हैं तो आपको ईस्ट भी तो करना पड़ेगा, तो ईस्ट ना बोल के ईस्टर्न बोलिएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न, इसका मतलब क्या हो गया, पूर्वोत्तर। और आई हो गया ना, ठीक है, निपको। ठीक है, निपको, निपको में देखिए जो आई लिखा हुआ है, चाहे इसको ई कर लीजिए, डिनोट कर दीजिए आई, वैसे आई ही लिखा जाता है, या ई भी कर सकते हैं, निपको। ठीक है, NEPCO, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न लिखना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करिएगा। और जो आई बसता वैसे आई ही कीजिए। ठीक है, आई कीजिए, मैं कहें आपको तंग कर रहा हूं। ठीक है, आई ही कीजिए दोस्तों, आई ही होता है। ठीक है, NI, ठीक है, NIPCO। ठीक है, जो N होता है इसका मतलब ही होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न। आई का मतलब वो भी तो लगाना आपको, विद्युत ऊर्जा लिखा है ना, तो विद्युत को तो इलेक्ट्रिक करेंगे ना, तो यहां बताना पड़ेगा ना कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक बोलना पड़ेगा ना ये शब्द, इलेक्ट्रिक। और फिर क्या हो जाता है, पी माने हो जाता है पावर, फिर हो जाता है सी माने हो जाता है कारपोरेशन। ठीक है, पावर कारपोरेशन। ठीक है, और को, ठीक है, तो को माने क्या हो जाएगा, वही पावर कारपोरेशन हो जाएगा, पावर कारपोरेशन लिमिटेड बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है, फुल फॉर्म, तो इसको भी अपने दिमाग में आप रखे रहिएगा। आगे बढ़िए, करा भारत की सबसे बड़ी जो भूमिगत पन बिजली परियोजना दोस्तों वो कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी। ये दोस्तों आपके लिए खास सवाल होगा। आपको दुनिया क्या भारत में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं सबके बारे में पता है, लेकिन सबसे बड़ी भारत की जो पन बिजली परियोजना, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा नाथपा झाकरी का, सुना है? हाँ सर, नाथपा झाकरी सुना है। कहां सुना है सर? जम्मू कश्मीर में सुना है, बिल्कुल सही सुना है, नाथपा झाकरी। और ऐसे एग्जाम में बहुत मजेदार तरीके से आप गलत करिएगा, जम्मू कश्मीर कीजिएगा, मजा आ जाएगा। सर आप तो हिमाचल लिख रहे हैं, तो हमको तो जो सही वो लिखना है ना, आपको तो वो लिखना है जो आप जानते हैं, तो गलती मत कीजिएगा। यहां हिमाचल प्रदेश कीजिएगा। यहां पर 1500 जो है मेगावाट का दोस्तों बना हुआ प्लांट, खैर छोड़िए कहां कितना प्लांट है, ये बढ़ता घटता रहता है ना, जरूरत के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। पता चला मैं यहां लिख दिया, बच्चा उसको हमेशा के लिए रट लिया, तो भी दोस्तों समस्या हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा भारत का पहला 100% मतलब 100% ग्रामीण विद्युतीकृत राज्य कौन सा है? बताइए वह कौन सा राज्य जहां पे 100% बिजली दोस्तों हर जगह पहुंच चुकी है? तो यहां पर देखिए बहुत सारे राज्य हो गए, जैसे नंबर 1 पर दोस्तों गुजरात का नाम आता है, नंबर 2 पर दोस्तों आंध्रा का नाम आता है, नंबर 3 पर दोस्तों केरल वगैरह का नाम आता है। ठीक है, ये वे राज्य हैं दोस्तों जो पूरी तरह से ग्रामीण विद्युतीकृत राज्य हैं, यहां पर कोई ऐसा नहीं है जहां पे नहीं है। सर हमको याद आ रहा है सर, हमने कभी हरियाणा पढ़ा था। हरियाणा पता किस बारे में पढ़ा था? जो आपने हरियाणा पढ़ा था वो हरियाणा पढ़ा था 100% रेल नेटवर्क तैयार करने वाला राज्य। ठीक है, 100% रेल नेटवर्क। ठीक है, रेल नेटवर्क, रेल विद्युतीकरण ऐसे कीजिए। ठीक है, रेल विद्युतीकरण। ठीक है,
100% रेल विद्युतीकरण का जो सवाल आए ना, तब आप दोस्तों हरियाणा जवाब दीजिएगा, ऐसे नहीं। ऐसे गुजरात बताएगा, सबसे पहले गुजरात ने ये कारनामा किया था, तो ये दोस्तों याद रखेंगे। कह रहा दुनिया की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है पूरी दुनिया की, भारत की नहीं। भारत का पूछा तो आपने नाथपा झाकरी बता दिया, ठीक है। भारत का पूछा तो आपने क्या बता दिया, नाथपा झाकरी, ठीक है। नाथपा झाकरी बोल दिया, ठीक है। लेकिन अभी तो दोस्तों आपसे दुनिया का पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों चीन में स्थित है, पहले याद रखिए यह चीन में स्थित है। दूसरा सवाल याद रखेगा, यह यांगत्जी नदी पर स्थित है। किस नदी पर, यांगत्जी नदी पर। अब नाम आपको याद आ गया होगा दोस्तों, थ्री गार्ज इसी को तो कहते हैं, नाम सुना होगा कई बार दोस्तों, पेपर वगैरह में सुनने को मिलता है, थ्री गार्ज। अब धीरे धीरे देखिए इससे भी हो सकता है कोई बड़ा बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे। एक चीज और आप यहां पे याद रखिएगा, एक अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसी तरह से बना, कभी परीक्षा में है कि भारत की सबसे बृहद जल विद्युत परियोजना कौन सी, इसको मिटाइए, कुछ नया लिखिए, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी, भारत की वृहद जल विद्युत परियोजना, बृहद जल विद्युत परियोजना, यह अभी दोस्तों हाल ही में सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अनाउंस किया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, वहां पे दोस्तों कई सारी नदियां हैं, सुबनसिरी ऐसे करके पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो सिरी वाले में पढ़ा ना, एक पढ़ा होगा आपने वहां पर, उसका नाम यार ऊपरी सियांग का, ऊपरी सियांग, ठीक है। ऊपरी सियांग में यही दोस्तों जो है ये सबसे बड़ा जो जल विद्युत परियोजना है, अभी घोषित हुआ है, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे। आगे बढ़िए, कह रहा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसको NHPC बोलते हैं। N माने हो जाता है नेशनल, H माने हो जाता हाइड्रो, P माने हो जाता पावर और C मीन्स हो जाता कारपोरेशन। तो NHPC की बात करा दोस्तों, करा NHPC जो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी। पीछे दोस्तों NTPC आपने पढ़ा था, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो NTPC का स्थापना दोस्तों आपने पढ़ा था कि 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में। NTPC का, उसी तरह से NHPC का स्थापना कब हुआ है, यह भी दोस्तों 1975 में ही है, ठीक है। दोनों, चाहे NTPC की बात करें चाहे NHPC की बात करें, दोनों की स्थापना दोस्तों 1975 में ही हुआ है। तो इसे अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चाहे हाइड्रो की बात करें चाहे थर्मल की बात करें, दोनों दोस्तों 1975 में बने हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, भारत का पहला, ठीक है, जल विद्युत। अच्छा, जल पहली बार दोस्तों आपने 1897 में एक तो दार्जिलिंग पढ़ा था, वो दोस्तों प्लांट लगाया गया था, भारत का पहला प्लांट था। अभी कह रहा भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन दोस्तों कौन सा है, तो 1897 में, वही उसी को लिखेगा सिद्रापोंग, ठीक है। कौन सा, सिद्रापोंग, नाम लिख लीजिएगा, सिद्रापोंग जो दोस्तों इसका, वही दोस्तों दार्जिलिंग वाला ही है, ठीक है। बस नाम के साथ आ गया, ठीक है, वहां पे नाम नहीं था, यहां पे नाम आ गया सिद्रापोंग, ठीक है। तो ये भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। बड़ी मशक्कत के बाद स्टार्ट हुआ। भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह, भारत में सबसे ज्यादा जल विद्युत शक्ति गृह है, यह किस नदी प्रणाली पर दोस्तों निर्मित है। सबसे ज्यादा दोस्तों यह किस पर बना हुआ है, तो याद रखेगा गंगा यमुना नदी पर। किस पर बना हुआ है, सबसे ज्यादा जो जल विद्युत है वह किस नदी पर बना हुआ दोस्तों, तो गंगा यमुना नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और आगे आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल अगला दे रहा है कि देश का सर्वाधिक जल शक्ति विभव दोस्तों ये कहां मौजूद है। जल शक्ति विभव, ये दोस्तों जितना ऊंचाई से पानी आएगा वहां उतना ज्यादा दोस्तों विभव रहता है, ठीक है। तो याद रखेगा, और ऊंचाई की बात देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है दोस्तों सबसे ज्यादा विभव इसके पास है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के पास दोस्तों सबसे ज्यादा विभव है पूरे भारत में, जितने नदी तंत्र हैं उनमें, ठीक है। लगभग भारत का 30% दोस्तों जो जल विद्युत विभव है वो अकेले दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, उसके बेसिन में है, ये आप याद रखेंगे। देखिए कुल मामला यह है ना कि जितने ऊंचाई से पानी गिरेगा भाई, तभी तो आप टरबाइन बना के जल विद्युत पैदा करोगे। सब जमीने पे नदी रहेगी तो कैसे काम चलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, मानसरोवर के पास से निकलती जरूर है, घूम के दोस्तों पूरा यूटर्न मार के दोस्तों आती है पूर्वोत्तर में, तो उसके पास है, लेकिन हम उसको यूज भी नहीं कर पाते हैं। भारत का लगभग आधा
भारत का लगभग आधा जल शक्ति विभव, आधा मतलब क्या हो गया दोस्तों, लगभग 50% की बात कर दिया, ठीक है। लगभग अब 50% जल शक्ति विभव दोस्तों ये किसके पास है, ये अकेले दोस्तों हिमालयी क्षेत्र के पास है। किसके पास है, हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। और हिमालयी क्षेत्र से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो 50% विभव तो दोस्तों इसी के पास है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि जल शक्ति का निम्न विभव, निम्न मतलब सबसे कम, ठीक है, न्यूनतम, ठीक है, सबसे कम या फिर न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम। दोस्तों सबसे कम जो विभव है वो किन क्षेत्रों में, जहां एकदम पानी नहीं। सर राजस्थान चले क्या, बिल्कुल चलिए राजस्थान, ठीक है। तो आप राजस्थान चलिए, गुजरात वाले क्षेत्र में आ जाइए, राजस्थान आ जाइए। गुजरात में जो नदियां दोस्तों वो भी हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों मैदानी नदियां हो जाती है ना, तो यहां पर दोस्तों विभव और भी कम। सर मैदानी नदियां तो उत्तरी मैदान में देखिए, उत्तरी भारत का मैदान, ठीक है, तो लिखिए ना उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान। ये सब दोस्तों क्या है, यहां पे निम्न विभव। भाई जब जमीन पे नदी चलेगी तो कहां से बिजली पैदा करोगे, बिजली पैदा करने के लिए नदी को पहाड़ से गिराना पड़ेगा। जो पहाड़ी क्षेत्र की नदियां हैं उसी से दोस्तों पैदा होंगी। और दक्षिण भारत की नदियां बेचारी 12 मासी रहती नहीं है, 12 महीना उसमें पानी नहीं रहता, तो बिजली कितना पैदा कर लोगे, पैदा होता है फिर भी कम मात्रा में, लेकिन ठीक है। कह भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है, भारत और एशिया की एकमात्र अधोभौमिक जो है दोस्तों यह परियोजना है, और यह किस राज्य में दोस्तों, तो याद रखेगा यह आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यह अधोभौमिक परियोजना है, इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए 30 सवाल लेकर आता हूं, और मेरा कोई टारगेट नहीं होता कि कितने घंटे की क्लास चलेगी, आधे घंटे, 40, 45, जो भी चले, ठीक है। मेरा फोकस होता है अच्छे से पढ़ाना, आपके दिमाग में डालना, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो रहा है, और इस चैप्टर, अभी हम ऊर्जा संसाधन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी के तहत ये सारी चीजें देख रहे थे। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, भारत में खनिज संसाधन, ठीक है। भारत में विश्व के खनिज संसाधन मैंने आपको विश्व के भूगोल में पढ़ाया था, अभी भारत के खनिज संसाधन की बात करेंगे। एक बार फिर से लोहा की बात करेंगे, तांबा की बात करेंगे, सोना चांदी हीरा की बात करेंगे, अभ्रक की बात करेंगे, जिंक की बात करेंगे, पीतल की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे एक तरफ से, ठीक है। तो बहुत डिटेल में बातचीत होगी, तांबा वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है। तो खनिज संसाधन से बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके परीक्षा में, आप जानते हैं। आगे वही चैप्टर स्टार्ट होने वाला, तो मुझे लगता है 2-3 लेक्चर जो भी जाए, ठीक है, वो आपका खनिज संसाधन से संबंधित रहेगा। वो चैप्टर पढ़ने के बाद सोच रहा हूँ एक बार पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा दिया जाए आपको, ठीक है। कृषि पर्यावरण तो सब पढ़ा चुका हूँ, देखता हूँ जनजातियों के बारे में, कुछ भारत में स्थित जो जनजातियां हैं, विश्व की जनजातियां तो पढ़ा दिया, भारत की जनजातियां कुछ बची हुई हैं, उनसे संबंधित कुछ सवाल बताने हैं। तो ऐसे कुछ गिने चुने टॉपिक और बचे, मुझे लगता है जो भी 4, 6, 10 लेक्चर जाए, उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से दोस्तों समाप्त हो जाएगा। देन हम लोग आगे किसी नए विषय को शुरू करेंगे, उम्मीद है कि हम लोग फिर साइंस की तरफ बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आप एक मौका दीजिए हमें, हमारे कोर्सेज के साथ जुड़िए। डेमो दोस्तों मैंने हर बैच में दे रखा है, आप डेमो देखिए, संतुष्ट होइए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लेकिन डेमो एक बार जरूर देखिए, क्लास ज्वाइन करना हो या ना करना हो, डेमो आप जरूर देखिए। डेमो देखने से दोस्तों कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरे पास जब आएंगे पढ़ने, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा अपना मानना है, मैं चाहता हूं कि बच्चों को एक विषय अपने जीवन में एक बार पढ़ना चाहिए। भाई हर बार पढ़ोगे तो कब सिलेक्शन लोगे, कब एग्जाम दोगे, इसलिए एक बार पढ़ो, विधिवत पढ़ो, उसके बाद मैदान खुल जाना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि नहीं सर अब हम कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, और कुछ कठिन नहीं होता है। बस जब तक आपको समझ में नहीं आता ना, तभी तक चीजें दोस्तों कठिन है। जिस दिन चीजें समझ में आ गई, सब आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।